2011 के इंडिया अगेंस्ट करप्शन से लेकर भारत की राजधानी दिल्ली की कमान संभालने तक उनका राजनीतिक सफर किसी नेटफ्लिक्स स्टोरी से कम नहीं था। मफलर मैन का टाइटल, झाड़ू वाला सिंबल और 2015 में जोरों शोरों से चल रहे स्लोगन 5 साल केजरीवाल, 5 साल केजरीवाल। दिल्ली में हर जगह, हर नुक्कड़ पर हाई एनर्जी दृश्य दिखाई पड़ते थे। लेकिन 2024-25 में वही शख्स अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, स्ट्रीट लेवल कैंपेन्स और दिल्ली के नैरेटिव बैटल से फेड आउट क्यों होने लगा? खास तौर पर 2025 की दिल्ली असेंबली इलेक्शन में जब आम आदमी पार्टी ने हार का सामना किया, तब केजरीवाल की रेलेवेंस पर और बड़े सवाल उठने लगे। अब क्या ये उन पर चल रहे केसेस के प्रेशर की वजह से था, या जिस तरह भारत में हर पॉलिटिशियन इलेक्शन की हार के बाद गायब हो जाता है, उसी पोस्ट लॉस इनविजिबिलिटी रूल की वजह से भी था? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मृदुल द्विवेदी। आज का ये देश कनेक्ट का ये वीडियो इंसिडेंट्स की डेट्स, कंप्लीट डेटा, कोर्ट ऑर्डर्स, इलेक्टोरल मैथमेटिक्स और मीडिया न्यूज साइकिल के साथ आपको उसी गायब हो चुके सिग्नल की तह तक लेकर जाएगा। 1995 में भारतीय राजस्व सेवा यानी इंडियन रेवेन्यू सर्विस ऑफिसर से 2006 में इंडियन फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्टिविस्ट, फिर 2011 में एंटी करप्शन मूवमेंट का बड़ा चेहरा और 2015 व 20 के दौरान दिल्ली असेंबली इलेक्शंस में अरविंद केजरीवाल हर खेल जीतने वाले खिलाड़ी बने और उनके करियर का ये कर्व दिल्ली के यंगस्टर्स ने मीम्स और शॉर्ट फॉर्म क्लाउड के जरिए लाइव देखा। आम आदमी पार्टी ने गवर्नेंस ब्रांडिंग में 240 गवर्नमेंट स्कूल्स, 1000 मोहल्ला क्लिनिक्स, मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, मुफ्त ट्रैवल और कई सब्सिडाइज्ड यूटिलिटीज जैसी हेडलाइन से एक दिल्ली मॉडल की बेहतरीन पिच बनाई। लेकिन दिल्ली में एक अजीब सा गैप था। असेंबली इलेक्शंस यानी स्टेट लेवल पर लोग अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को चुनते थे, लेकिन जब नेशनल इलेक्शंस यानी लोकसभा चुनाव आते थे तो दिल्ली के वही वोटर्स बीजेपी को चुनते थे। 2019 और 2024 दोनों में बीजेपी ने दिल्ली की सारी 7 की 7 लोकसभा सीटें जीत ली। इसका मतलब ये था कि लोगों का दिमाग स्टेट पॉलिटिक्स और नेशनल पॉलिटिक्स में अलग अलग चलता था। जब बात दिल्ली की कमान संभालने की आती तो दिल्ली वाले आम आदमी पार्टी को मौका देते, लेकिन नेशनल इलेक्शंस में बीजेपी को ही सपोर्ट करते। फिर आया साल 2025 जिसमें आम आदमी पार्टी का पूरी तरह तख्ता पलट हो गया। चलिए समझते हैं कैसे। 2025 तक आते आते अरविंद केजरीवाल के लीगल ट्रबल्स और करप्शन एलिगेशंस के एक्साइज पॉलिसी केस ने उनकी ऑनेस्ट पॉलिटिक्स वाली इमेज को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। वहीं बीजेपी की लगातार कैंपेनिंग ने दिल्ली के वोटर्स को ये समझाया कि अगर नेशनल लेवल पर बीजेपी है तो स्टेट लेवल पर भी उसी को चांस देना चाहिए, ताकि डबल इंजन मॉडल चल सके। साथ ही वोटर फैटीग भी आम आदमी पार्टी की इस हार का एक बड़ा रीजन था, क्योंकि 10 साल तक एक ही पार्टी को वोट देने के बाद दिल्ली के वोटर्स को लगने लगा कि अब बदलाव आना चाहिए। और 2025 की दिल्ली असेंबली इलेक्शन में दोहरा फर्क खत्म हो गया और बीजेपी ने पहली बार स्टेट लेवल पर आम आदमी पार्टी को हराकर दिल्ली में बहुमत से सरकार बनाई। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि बीजेपी का ये डबल इंजन मॉडल आखिरकार है क्या? इमेजिन करो कि आपकी ट्रेन में सिर्फ एक इंजन लगा है। वो चलेगी तो, लेकिन ट्रेन की स्पीड काफी लिमिटेड रहेगी। अब अगर उसी गाड़ी में पीछे एक और एक्स्ट्रा इंजन लगा दो तो गाड़ी ज्यादा तेज और स्मूथली चलेगी। पॉलिटिक्स में बीजेपी इसी एग्जाम्पल का इस्तेमाल करती है। उनका कहना है, अगर स्टेट में भी बीजेपी की सरकार है और सेंटर यानी नेशनल लेवल पर भी बीजेपी की सरकार ही है, तो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, रिक्वायर्ड फंड्स, अथॉरिटी से परमिशंस और वेलफेयर स्कीम्स ज़्यादा स्पीड से इम्प्लीमेंट हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर दिल्ली की सरकार आम आदमी पार्टी की हो लेकिन सेंटर पर बीजेपी हो तो कई बार प्रोजेक्ट्स पर टकराव हो सकता है। लेकिन अगर दोनों जगह बीजेपी होगी तो सेंटर और स्टेट सेम पेज पर होंगे और काम जल्दी होगा। 2021 में दिल्ली सरकार ने एक नई एक्साइज पॉलिसी निकाली। आइडिया ये था कि अब शराब की दुकानों को गवर्नमेंट खुद नहीं चलाएगी, बल्कि प्राइवेट कंपनीज को लाइसेंस देकर चलाने देगी। सरकार का कहना था कि इससे सिस्टम साफ सुथरा हो जाएगा, लोगों को ब्रांडेड शॉप्स मिलेंगी, ज़्यादा चॉइस अवेलेबल होंगी और बेटर सर्विस भी अवेलेबल होंगी।
शुरू में सुनने में सब अच्छा लगा, लेकिन जल्दी ही कंट्रोवर्सी शुरू हो गई। ऑपोजिशन का कहना था कि लाइसेंस देने में गड़बड़ी हुई, रूल्स बदलकर कुछ खास कंपनियों को फायदा दिया गया है और डिस्काउंट्स की वजह से दिल्ली सरकार को लॉस भी हुआ है। हंगामा इतना बढ़ा कि जुलाई 2022 में आखिरकार पॉलिसी वापस लेनी पड़ी। फिर शुरू हुई ईडी और सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन और दिल्ली सरकार पर आरोप लगे कि करीब 100 करोड़ रुपए की किकबैक्स ली गई हैं। यही वो केस था जिसमें पहले मनीष सिसोदिया जेल गए और बाद में ईडी ने अरविंद केजरीवाल को कस्टडी में ले लिया। एज अ रिजल्ट इस पूरे मामले ने आम आदमी पार्टी की क्लीन पॉलिटिक्स वाली इमेज पर सीधा धब्बा लगा दिया और लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि जो करप्शन के खिलाफ आंदोलन लेकर आए थे आज खुद करप्शन के केस में फंस चुके हैं। लेकिन केजरीवाल की मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई। 13 मई 2024 को एक और विवाद ने उनकी इमेज को गहरा झटका दिया। राज्यसभा सांसद और पूर्व दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन चीफ स्वाति मालीवाल ने आरोप लगाया कि केजरीवाल के ऑफिशियल रेजिडेंस पर उनके एड विभव कुमार ने उनके साथ मारपीट की। स्वाति मालीवाल ने एफआईआर में लिखा कि उन्हें 7-8 बार थप्पड़ मारे गए, चेस्ट और स्टमक पर किक्स मारी गईं और वो गंभीर रूप से घायल हुईं। ये खबर नेशनल मीडिया में हेडलाइन बनी और इससे केजरीवाल की प्रो वुमेन और ऑनेस्ट पॉलिटिक्स वाली इमेज पूरी तरह से डैमेज हो गई और यहीं से शुरू हुई केजरीवाल की सबसे बड़ी गिरावट। फिर ईडी ने 21 मार्च 2024 को रात 9 बजे अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया। ईडी और सीबीआई फाइलिंग्स में 100 करोड़ किकबैक्स जैसी स्पेसिफिक एलिगेशंस बार-बार सामने आईं। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई 2024 को इंटरिम बेल दी, बट विद जून 2 एज हार्ड रिटर्न डेट। ये पुश पुल कोर्टरूम कैलेंडर ने आम आदमी पार्टी की पूरी पॉलिटिकल बैंडविड्थ निगल ली। अरविंद केजरीवाल एक दिन रैली में शामिल हुए और अगले दिन फिर सरेंडर करना पड़ा। अब आप इमेजिन कीजिए, एक दिन एक लीडर रैली की स्टेज पर दिखाई पड़े और अगले ही दिन वही लीडर जेल के गेट पर सरेंडर करता हुआ नजर आए। ये ऑप्टिक्स ड्रामेटिक तो थे, लेकिन गवर्नेंस के लिए डिजास्टर साबित हुए। इन्हीं सब घटनाओं के बीच 31 मई 2024 को अरविंद केजरीवाल का एक वीडियो जारी होता है जिसमें वो कहते हैं कि दे विल ट्राई टू ब्रेक मी बट आई वॉन्ट बो डाउन, और अगले ही दिन उनकी तिहाड़ वापसी हो गई। इस मोमेंट ने उनके सपोर्टर्स को तो जोश से भर दिया, लेकिन असली प्रॉब्लम ये थी कि जब लीडर बार बार जेल और कोर्ट के चक्कर में फंसा रहा तो गवर्नेंस यानी रोजमर्रा की पॉलिटिक्स की कहानी कमजोर पड़ती गई। यानी सरकार चलाने और आम जनता से कनेक्शन बनाने में उनकी एब्सेंस का नुकसान कई गुना बढ़ गया। 2024-25 के बीच अरविंद केजरीवाल की पब्लिक प्रेजेंस कोर्टरूम, न्यूज हेडलाइंस और लिमिटेड वर्चुअल अपीयरेंसेस तक सिकुड़ती हुई सी नजर आने लगी। अब सितंबर 2025 में भी उनके स्टेटमेंट्स स्पोरेडिक स्पाइक्स तो बनते हैं, जैसे दिल्ली स्कूल बॉम्ब थ्रेट्स पर शार्प क्रिटिसिज्म, लेकिन वो सस्टेन्ड सिटी वाइड एजेंडा सेटिंग, डेली प्रेशर गार्डेंस और मेट्रो स्टेशन लेवल माइक्रो मोबिलाइजेशन दिखना बंद हो चुका है, जो 2013 से लेकर 2020 तक उनकी अनोखी पहचान था। यही गैप इररिलेवेंस का परसेप्शन बनाता है, क्योंकि पॉलिटिक्स अटेंशन इकोनॉमी पर ही चलती है। वैसे तो अरविंद केजरीवाल के स्टेटमेंट्स दिल्ली हाई कोर्ट वाले हाउसिंग अलॉटमेंट केस या पंजाब फ्लड्स रिलीफ जैसे छोटी मोटी घटनाओं पर अब भी आते रहते हैं, लेकिन ये चीजें उस पुराने स्ट्रॉन्ग दिल्ली लीडर वाली इमेज वापस नहीं ला पाते, क्योंकि शायद वोटर्स अब उनसे सिर्फ छोटे मोटे स्टेटमेंट्स नहीं बल्कि हार के बाद एक नया और बड़ा मैसेज सुनना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी की टूटती नींव और अरविंद केजरीवाल की कमजोर पब्लिक प्रेजेंस के चलते 70 में से 48 सीटों पर जीत दर्ज करते हुए 8 फरवरी 2025 को बीजेपी ने 27 साल बाद दिल्ली में अपनी सरकार बनाई, जहां आम आदमी पार्टी सिर्फ 22 सीटों पर ही सिमट गई। सबसे बड़ी बात यह थी कि बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के कई स्ट्रॉन्ग एरियाज में भी जीत हासिल की, जहां पहले आम आदमी पार्टी के लिए जीतना बाएं हाथ का खेल था। ये सिर्फ एक हार नहीं थी, बल्कि 2015 और 2020 वाली आम आदमी पार्टी की भारी बहुमत वाली ताकत पूरी तरह टूटने और साथ ही केजरीवाल की लीडर वाली चमक भी फीकी पड़ने का साफ सिग्नल था। तो सवाल ये है कि क्या कोई भी लीडर इस तरह के कोलैप्स के बाद वापसी कर पाया है? 2024 के लोकसभा और 2025 के विधानसभा चुनावों में लगातार हार ने केजरीवाल की छवि को गहरा झटका दिया।
जनता और मीडिया का अटेंशन बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो गया और अरविंद केजरीवाल, जो कभी दिल्ली की पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा चेहरा थे, अब धीरे धीरे साइडलाइन लगने लगे। लेकिन ये कहानी सिर्फ अरविंद केजरीवाल की नहीं है। इंडियन पॉलिटिक्स में कई बड़े लीडर्स इसी दौर से गुजर चुके हैं। जैसे बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती और लालू प्रसाद यादव की कहानी भी कुछ इसी तरह की है। 2022 में यूपी चुनाव में बीएसपी को 403 में से सिर्फ एक सीट मिली। सोचिए, जिस नेता ने कभी यूपी की सत्ता पर पूरी पकड़ बनाई थी, वो अचानक इलेक्शन में लगभग गायब हो गई। इसके बाद वो लंबे समय तक चुप रहीं, बस कभी कभी छोटे छोटे बयान दिए। वहीं 2013 में फॉर्डर स्कैम में सजा होने के बाद लालू प्रसाद यादव का तो जैसे चुनाव लड़ने का अधिकार ही खत्म हो गया। कोर्ट केसेस और लीगल ट्रबल्स ने उन्हें धीरे धीरे पॉलिटिक्स से लगभग बाहर कर दिया। जो लालू कभी बिहार की पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा नाम थे, वो अब एक्टिव पॉलिटिक्स से दूर हो गए हैं। बॉटम लाइन ये है कि इंडियन पॉलिटिक्स में हार या केसेस के बाद पॉलिटिकल लीडर्स समय के साथ साथ हेडलाइन से गायब हो जाते हैं। अरविंद केजरीवाल का राजनीतिक सफर इस बात का गवाह है कि पॉलिटिक्स अटेंशन इकोनॉमी है, जिसमें एक दिन आप ट्रेंड बनकर इंटरनेट और मीडिया में भी छा सकते हैं और अगले ही दिन लोग आपको भूल भी सकते हैं। 2024 में जेल और कोर्ट के चक्कर और फिर 2025 की दिल्ली की हार ने उनकी रोजमर्रा की पॉलिटिकल प्रेजेंस को खत्म कर दिया। लेकिन इंडियन पॉलिटिक्स में कई लीडर्स ने हार के बाद कमबैक भी किया है। अब असली सवाल यह है, क्या अरविंद केजरीवाल फिर से वापसी कर पाएंगे या उनकी कहानी यहीं खत्म हो जाएगी? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए। मिलते हैं अगले एपिसोड में फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए बजरबट्टू दुनिया के साथ।